अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट पे जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से आपने बताना है लीनियर इक्वेशन कौन सी है। सबसे पहले तो इक्वेशन वो होती है जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होता है, तो इसमें भी इक्वेशन का साइन नहीं है, इसमें भी इक्वेशन का साइन नहीं है, तो ए और बी तो नहीं हो सकते। अब सी और डी में से हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? सी वाली होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल मौजूद है ना, 2x + 1 = 1। हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या करते थे कि ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। तो इसमें वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इधर 4 है और सामने भी 3 + 1 4 बनेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसलिए डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सी बचता है यहाँ पर, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10। सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें से वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल हमारा यहाँ पर है x, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x - 10 = 10। अब देखें ये -10 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 10 के साथ। 10 + 10 करें तो 20 आ जाता है। अब x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर दें, 20/5 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 4 हमारा मौजूद है जी सी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7x + 4 = 6x + 6। इसमें जो x है वो कौन से इंटरवल से बिलोंग करता है? यानी आपने बेसिकली x को सेपरेट करना है और फिर देखना है कि आंसर जो है वो कौन से इंटरवल से बिलोंग करता है। अब देखिए x वाली 2 वैल्यूज़ है ना, यहाँ 7x है, यहाँ 6x है, तो 6x को उठा के आप इधर ले आए तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा, लेस देन का साइन, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा इस 6 के साथ। ठीक है, x वाले दोनों एक साइड पे कर लिए, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 7 - 6 करेंगे 1x रह जाएगा, लेस देन का साइन है, 6 - 4 करें तो 2, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से छोटी हैं। लेस देन 2 का मतलब यही है ना कि 2 से छोटी हैं। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 से छोटी होने का मतलब क्या है कि इधर वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इधर क्या होता है? -∞ होता है ना। ये फॉर एग्जांपल 2 है, 2 से इस साइड वाली सारे नंबर्स 2 से छोटे होंगे, इधर तो 2 से बड़े नंबर्स आते हैं, तो हमने x लेस देन 2 लेना है, तो ये वाली सारी डोमेन आएगी हमारी। और इधर -∞ होता है एंड पे, लास्ट नंबर हमें नहीं पता होता तो हम उसे -∞ कहते हैं। इसी तरह से इधर हमें लास्ट नंबर नहीं पता होता, हम उसको कहते हैं +∞। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? इन्फिनिटी। तो -∞ से लेकर 2 तक ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके साथ सिर्फ लेस देन का साइन है ना, तो आपने इधर राउंड ब्रैकेट ही लगानी है। अगर इसके साथ लेस देन के नीचे इक्वल का साइन होता, फिर हम -∞ से 2 तक जब जाते तो 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आती। ये फ़र्क आपने याद रखना है कि इनइक्वालिटी में जब नीचे इक्वल का साइन आ जाए फिर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है। यानी 2 भी इसकी डोमेन में शामिल है, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटे नंबर हैं, 2 खुद उसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो 2 के साथ आपने राउंड ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट 4 वाला देखें जी, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं? ये आपके पास एक पेज है, एक प्लेन है, मैं इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो अब इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया इसने। एक इस साइड पे आ गया पोर्शन, एक इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन एक प्लेन को क्या करती है? इट डिवाइड्स इनटू 2 हाफ प्लेन्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट 5 वाला है जी, इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। ये हमने पीछे पढ़ा है ना, अभी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी से जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 3x + 4 ≤ 0। ये क्या है? ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट एन इनइक्वालिटी या आइडेंटिटी है? तो ये इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें लेस देन का साइन आ रहा है, तो जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है? ये आपने याद रखना है। कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट क्या थे कि आप जो एरिया शेड करते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं ना, तो उसको आप वर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट कहते हैं जी, 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 0 0 किसका सोल्यूशन है? 0 0 का मतलब है कि x भी 0 है, y भी 0 है। तो आप ज़रा सारी इनइक्वालिटीज़ में बारी बारी x और y की जगह 0 0 पुट करके देखें कौन सी ट्रू आती है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली में मैंने x और y दोनों की जगह पे 0 कर दिया है, बाकी 4 5 और 8 एज इट इज़ हैं। तो 0 + 0, 0 > 8, ये तो फॉल्स हो गया ना। 0 > 8 तो नहीं होता, 0 तो 8 से छोटा होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फिर दूसरे में चेक कर लें, 3 × x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0, फिर यहाँ पे >6 है, तो 0 + 0 करेंगे, ये >6, 0 > 6 तो नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड वाले में पुट करके देख लेते हैं, x की जगह भी 0,
y की जगह भी 0, फिर लेस देन 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन यहाँ पे 0, तो 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है, 0 लेस देन 0। इसी तरह से फोर्थ में पुट करके देख लें, 0 + 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये हम एक करेक्ट मान सकते हैं। वैसे तो 0 लेस देन 0 नहीं होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड सेम आ गई हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था नीचे, ताकि 0 लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो फिर ये ज़्यादा सूटेबल रहता ऑप्शन, लेकिन बाकी तो क्लियरली जो है वो फॉल्स हैं। फर्स्ट भी फॉल्स है कि 0 ग्रेटर देन 8 नहीं हो सकता, 0 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता, और यहाँ पे सामने 4 आ रहा है, तो इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि आमने सामने के सेम आ रहे हैं आंसर, तो हम सी को करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी हमने पीछे एक्सरसाइज में बात डिस्कस की थी कि जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ अगर शेडिंग करनी हो तो ये जो एरिया या ये जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं, जहाँ एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है जी, अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जैसे हमने 5.2 में कुछ क्वेश्चंस किए थे ना ऐसे, कि एक फंक्शन दिया होता था, आपने उसको या मैक्सिमाइज करना होता था या मिनिमाइज करना होता था, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये 10 MCQs थे। अब इसके सब्जेक्टिव पोर्शन पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट मैं आधा सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, तो मैं अब ये इसके ऊपर से समझा देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। आपने ना पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो भी वेरिएबल होगा आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हमारा वेरिएबल एक्स है तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देना है, जैसे हमने 5.1 का पहला सवाल किया था, ठीक है। सबसे पहले देखें, x + 5/3 = 1 - x। अब ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे रह जाएगा x + 5, और 3 इधर जाके 1 - x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब 3 को अंदर 1 से भी मल्टीप्लाई करें, 3 को x से भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 3x। x वाली हमारे पास आ रही हैं दो वैल्यूज़, एक ये x है और एक ये -3x है। उसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो 3x + x हो जाएगा 4x, और ये जो 5 है इसको उधर शिफ्ट कर दें तो 3 - 5 करके -2 आ जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करें तो -2/4। अब कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो हम कटिंग कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये x का हमारा आंसर तो आ गया। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट भी कर लेना है, तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दरमियान में ओरिजिन होता है, यहाँ पे 1 और 2 पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे -1 और -2 नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। -1/2 का मतलब होता है -0.5, तो -0.5 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x = -1/2। या आप ये कर सकते हैं कि आप नीचे देखें तो 2 है तो आप इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लें, 1 और 2, और उसमें से फर्स्ट वाले को मार्क कर लें, या आप चाहें तो पॉइंट्स में करके कर सकते हैं। दोनों तरीके से ठीक होता है, आप जैसे मर्जी उसको प्लॉट कर लें। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं। ये भी 2 फ्रैक्शंस हैं, और इधर भी 1 के नीचे अगर मैं ओवर 1 कर दूँ तो ये भी 2 फ्रैक्शंस हैं। इनका आपस में एलसीएम ले लेते हैं, उनका आपस में ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 3 × 2 = 6 होता है। अब इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। तो 2x + 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये प्लस एज इट इज़। अब 2 को 6 बनाना है अगर, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि 2 × 3 = 6 हो जाए। नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को जब 1 से करेंगे तो वो 3 ही रह जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। पहले मैं ये साइड ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर इसका एलसीएम लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4x, + 2 × 1 = 2, + 3/6। अब 4x तो क्योंकि अकेला है, x वाली एक ही वैल्यू है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये आपस में आप प्लस कर दें, /6 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आ जाता है, और 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 1 = 3 माइनस, ये ऑलरेडी 3 है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने वैसे ही लिख लेना है। और ब्रैकेट किस लिए लगाई है मैंने? क्योंकि बाहर माइनस है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस क्या करेगा? ये हमारे अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा, तो जो -1 था वो +1 बन जाएगा। 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है, -x/3, ठीक है। अब ये जो 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आप इसको दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 और 6 की कटिंग हो रही है, हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे तो रह गया 4x + 5, और यहाँ पे 4 - x के साथ बाहर क्या आ गया है? 2 आ गया है। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 4 =
8 माइनस 2x, यहाँ पे 4x प्लस 5 है। अब देखिए तो हमारे पास x वाली दो टर्म्स हैं, इनको आप एक साइड पे कर लें, 4x, वो 2x उठा के इधर ले आएँ तो प्लस 2x हो जाएगा, सामने 8 है, प्लस 5 उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6x, 8 माइनस 5 3, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू, कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे हमारा x का आंसर क्या आ गया है, 1/2 आ गया है। अब ये 1/2 सेम उसी तरीके से 0 और 1 के दरमियान लाए करेगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट पार्ट में ना हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है, और जो वेरिएबल है वो एक ही है। जब एक ही वेरिएबल होता है तो हमने बस वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेनी होती है ना, तो हम यहाँ पे 3x को इधर ही रखते हैं, यानी x को बेसिकली सेपरेट करना चाह रहे हैं हम, तो 7 उठा के उधर ले जाएं, 3x लेस देन 16 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो ये 9 रह जाएगा। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इस तरह से 9/3 हो जाएगा, और 9/3 करें तो हमारे पास 3 आता है। ये हमारे पास सोल्यूशन तो आ गया कि x सेपरेट हो चुका है। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट भी करना है, इनइक्वालिटी को भी प्लॉट करना हमने सीखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 है, और इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -1 -2 एंड -3। x लेस देन 3 है, 3 कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव 3 ये आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने इस तरह थोड़ा सा ऊपर करके एक सर्कल बनाना है, और इसको फिल नहीं करना क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इसके नीचे लाइन होती तो फिर हम इसको फिल कर देते, अभी आपने इसको अंदर से खाली छोड़ देना है। अब x जो है वो लेस देन 3 है, तो 3 से छोटे नंबर्स इधर होंगे ना, अगर 3 से बड़े होते तो हम इस साइड पे जाते। और एक और मैंने बताया था कि अगर लेस देन है, x लेस देन है, तो फिर आपने लेफ्ट साइड पे एरो लगा देना होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और एरो लगा दें, तो ये आपका सोल्यूशन सेट जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया आपने। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, लेकिन कुछ ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम सारी ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x माइनस 5 3 ज़ार 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x, और ये माइनस जब आप खोलेंगे अंदर तो ये अंदर साइंस को चेंज कर देगा, +4 को -4 कर देगा। अब अगेन x वाली हमारे पास है दो वैल्यूज़, पहले इन दोनों को आपस में कर लेते हैं जो एक साइड पर हैं। 26x माइनस 10x, ये 16x रह जाएगा क्योंकि दोनों x की हैं तो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए आपने x वाली दोनों एक साइड पे करनी है, ये 5x है और ये 16x है। कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहे आपकी बड़ी वाली वैल्यू, 16 बड़ी है ना और वो पॉजिटिव है, तो उसको इधर ही रखें आप, उसको शिफ्ट ना करें। वो जब नेगेटिव हो जाएगी ना तो फिर आपका आंसर नेगेटिव आएगा, फिर ये साइन आपको फ्लिप करना पड़ेगा, वो कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को, ठीक है। मसला उसमें भी कोई नहीं है, आंसर तो उस तरीके से भी सेम ही आने वाला है, लेकिन ज़रा आसानी रहती है अगर आप बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखें। अगर आप बड़ी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ना एक्स वाली, तो फिर ये आपको साइन फ्लिप करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने 16 को इधर ही रखा, 5 को हम इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये 15 माइनस का तो इधर ही पड़ा हुआ है, -4 जब इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, -15 +4 करें -11 आ जाएगा। 16 में से आप 5 निकाल दें, 11x। अब ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ला के डिवाइड करें, सामने x अकेला रह जाएगा, 11 से कैंसिल तो -1 आ जाएगा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। लेस देन क्यों, आप कहेंगे ये तो ग्रेटर देन का साइन है, x की तरफ ये क्लोज है ना, जिसकी तरफ ये क्लोज होता है वो छोटा नंबर होता है, जिसकी तरफ ये ओपन होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो -1 बड़ा है और x जो है वो छोटा है, यानी x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये 0 है, फॉर एग्जांपल ये -1 है, फिर यहाँ -2 -3 आगे नंबर्स आते जाएंगे। -1 के सामने आपने इस तरह से सर्कल बनाया, और क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है इसके साथ, तो इस सर्कल को आपने फिल कर देना है। और x जो है वो लेस देन -1 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यानी -1 से छोटे नंबर्स, तो इधर आपने एरो लगा देना है। ये आपका सोल्यूशन सेट प्लॉट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगेन आपने 5.1 और 2 वाला काम ही करना है। फाइंड सोल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, आपने इनका सोल्यूशन रीजन निकालना है। तो इनको पहले लेबल कर लेते हैं, एक इनइक्वालिटी को 1 का नाम दे दें और एक को 2 का नाम दे दें। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते थे, तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 लिख लेते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपने इनइक्वालिटी के साइन की जगह आपने इक्वल का साइन लगा देना होता है, ठीक है। तो 3x माइनस 4y के साथ यहाँ पे इक्वल 12 आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है जी, बारी बारी एक दफ़ा x को पुट कर देना है, इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा पुट कर देना है y इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 0 -4y इज इक्वल टू 12, तो -4y इज इक्वल टू 12 रह जाएगा। अब ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो y इज़ इक्वल टू -3। यहाँ से पहला पॉइंट बन गया जिसमें x 0 पुट किया था और y हमारा -3 आ गया।
इसी तरीके से अब आपने जब y को 0 पुट किया है तो ये बनेगा 3x माइनस 4 इंटू 0, 3x एज इट इज़, माइनस 4 के साथ अंदर यहाँ y की जगह 0 आ जाएगा, सामने 12 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 12। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो 12 के साथ जब 3 डिवाइड होगा तो हमारे पास 12/3 4 आ जाता है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट P2 आ गया जिसमें x 4 आया है और y हमने 0 पुट किया था। इसका टेस्ट पॉइंट भी निकाल के रख लेते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपने x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। तो 0 माइनस 0 होगा तो ये पूरी साइड 0 बन जाएगी ना, सामने लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन 12 भी होता है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से अब आपने यही सारा काम सेकंड के लिए भी कर लेना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे पहले हम 2 के लिए, उसमें आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 एंड पुट y इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये तो 0 हो जाएगा तो सिर्फ 2y इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें तो ये 3/2 हो जाएगा। अब कटिंग वगैरह तो हो नहीं रही यहाँ पे, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। Q1 आ गया जिसमें x 0 था, y 3/2 था। इस तरह से y को 0 पुट करना है तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। ये 3x रह जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और सामने भी 3 है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप इसको डिवाइड कर दें तो कैंसिल होके x आ जाएगा 1। तो दूसरा पॉइंट Q2 आ गया जिसमें x 1 है और y हमने 0 पुट किया था। अब टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। टेस्ट पॉइंट में आपने इन दोनों को जब 0 करना है, 0 प्लस 0 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 जो है वो ग्रेटर तो नहीं होता ना, 0 बड़ा तो नहीं होता 3 से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई हमारी। अब हमने इतना काम करने के बाद क्या करना होता था, ग्राफ प्लॉट करना होता था। तो पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस होता है आपका, ये x एक्सिस होता है। अब इसके ऊपर जो है वो हमें नंबर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो x की फॉर्म में 4 तक जा रही है और y की फॉर्म में 1.5 तक जा रही है। तो आपको ज़्यादा फिर बड़े नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 2 3 इस तरह से ले लें। y के ऊपर नीचे -1 -2 और -3 आ जाएगा। इसी तरह में x जो है वो हमें मैक्सिमम 4 तक चाहिए, तो हम 4 तक लगा लेते हैं इस तरीके से। और इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -2 -3 और -4। अब इनको प्लॉट कर लें। पहले P1 को कर लेते हैं, वो x 0 और y -3 है। y कहाँ होता है, y इसके ऊपर होता है और -3 है तो ये नीचे वाला होगा ना, तो ये हमारा P1 आ गया 0 -3। फिर P2 को प्लॉट कर लेते हैं, जो x 4 और y 0 है, तो x इस लाइन के ऊपर होता है, यहाँ पे 4 हमारे पास ये आ रहा है, तो ये P2 आ गया 4 0 और इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। फिर Q प्लॉट कर लेना है। Q1 जो है वो x 0 है, y 3/2। 3/2 को अगर आप पॉइंट्स में करें ना 1.5 होता है और पॉजिटिव है तो ये y की वैल्यूज़ होती हैं, तो 1.5 जो है वो 1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा। ये Q1 आ गया आपके पास 0 3/2। Q2 में x1 है और y 0 है, तो x1 कहाँ आएगा, x इस लाइन के ऊपर होता है ना, तो ये x1 है हमारा, जो कि Q2 आ जाएगा 1,0। अब Q वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपने दोनों आपस में ज्वाइन कर देने हैं। ये हम Q वाले आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, और जो P वाले दोनों पॉइंट्स हैं वो आपने आपस में ज्वाइन कर देने हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद अब हमने इनके टेस्ट पॉइंट देखने हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट्स थी या फॉल्स थी। देखें, जो P वाली थी वो ट्रू थी ना, ये P वाली लाइन है, ये अगर ट्रू है तो इसको आपने किस साइड पे शेड करना है, ओरिजिन की साइड पे शेड करना है। तो ये मैंने छोटे छोटे एरोज लगा दिए हैं कि ओरिजिन की साइड पे शेड होगा, ये ओरिजिन है ना हमारा। इसी तरह से जो Q है वो क्या है, फॉल्स है, तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे, ये लाइन को आपने ओरिजिन की साइड पे शेड नहीं करना बल्कि ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे शेड करना है। तो इधर हम एरोज लगा लेते हैं। अब दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, जहाँ एक दूसरे के सामने आ रहे हैं एरोज, तो ये वाला पोर्शन ऐसा है कि जहाँ पे इनके एरोज एक दूसरे की तरफ हैं, तो ये आपने पूरा इस तरीके से शेड कर देना है। ओके, सेकेंड पार्ट में भी हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी। फर्स्ट के लिए हमने देखें एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद उसमें आपने x 0 पुट किया तो y 4 आ गया, फिर y 0 पुट किया तो x 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए P1 और P2। पॉइंट्स बनाने के बाद हमने टेस्ट पॉइंट निकाल लिया जो कि ट्रू निकल आया। फिर आपने एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2 लिखी है, उसमें भी आपने x 0 पुट किया, y 0 पुट किया, 2 पॉइंट्स आ गए Q1 और Q2 और इसका टेस्ट पॉइंट भी ट्रू आ गया। अब मैंने ग्राफ यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले पॉइंट P1 ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें x 0 और y 4 है, तो y इस लाइन के ऊपर होता है, ये हमारा 4 है जिसमें P1 हम इसको नाम दे देते हैं। फिर P2 जो है वो 2 0 है, यानी x के ऊपर 2 लेना है आपने, तो वो ये आ रहा है P2 2 0 आ जाएगा। फिर आपने
Q1 लेना है 0.3, तो ये हमारा Q1 आ गया 0.3। फिर Q2 आ जाएगा 6.0, ये भी हम प्लॉट कर लेते हैं। अब इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, P वाले आपस में और Q वाले आपस में। तो देखें P1 को मैंने P2 से मिला देना है इस तरीके से, और दोनों साइड पे एरोज लगा दें। इसी तरह से Q वाले दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया आपने, और अब देखें कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जो P वाली लाइन है वो भी ट्रू है, Q वाली भी ट्रू है। जब दोनों ही ट्रू हैं तो दोनों ने किस साइड पे शेड होना है, ओरिजिन की साइड पे शेड होना है, P ने और Q ने, दोनों ने। ठीक है, तो ओरिजिन की साइड पे शेड करने से देखें दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, दोनों के एरोज जहाँ एक ही डायरेक्शन में हो। लेकिन दोनों के डायरेक्शन ये सेम है, तो हम इस लाइन के नीचे वाला ये वाला एरिया लेंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पार्ट बनेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने शेड कर देना है। ये वाला क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसके तो एरोज इस तरफ हैं लेकिन इसके एरोज इस तरफ नहीं है, तो ये बीच वाला पोर्शन नहीं आ सकता, ये आगे वाला सारा पोर्शन इसका शेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, इसमें ना सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दे दी है और साथ में उन्होंने ये बताया कि आपने फिजिबल रीजन शेड करना है, कि यानी जहाँ पे x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। जब एक ही क्वेश्चन है तो आपने एक ही लाइन ड्रॉ करनी होगी ग्राफ के ऊपर और उसी में शेडिंग करनी होगी। बस शेडिंग करते हुए ये ख्याल करना है कि आपका जो एरिया है वो फर्स्ट रीजन में हो, बस शेडेड। फर्स्ट रीजन से बाहर, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपने नहीं जाना। ठीक है, तो पहले हम वही काम करेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे हम, और इक्वेशन एक ही है तो उसको मैंने फिर भी 1 का नाम दे दिया है वैसे, तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 लिख रहे हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो इक्वल के साथ रिप्लेस हो जाता है, और फिर हमने पुट कर देना होता है उसी तरह से, एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू 0 और एक दफ़ा पुट कर देना होता है हमने y इज़ इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से x एज इट इज़ और प्लस y की जगह पे 0 इक्वल टू 4। दो पॉइंट्स हमारे बन गए, P1 0.4 और P2 4.0। बस यही दो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है हमारी कि जिससे हम पॉइंट्स निकाल सकें। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, वो 0 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। अब देखिए जी, हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला है x 0 और y 4। y जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये हमारा y 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x के ऊपर भी हमने वैल्यू 4 ही लेनी है। तो इनको हम लेबल कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है P1 जिसकी वैल्यू 0.4 है, दूसरा पॉइंट ये है P2 जिसकी वैल्यू 4.0 है। अब इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी। देखें, ये मैंने कर लिया इसको। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका ये नीचे वाला यानी ओरिजिन की साइड वाला ये सारा पार्ट शेड होना चाहिए, लेकिन शेडिंग करते हुए हमने अपना जो पोर्शन है वो किस में रखना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ इतना सा पार्ट शेड होगा ना, कि आप ओरिजिन वाली साइड पे इसको शेड कर रहे हैं, लेकिन आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, y एक्सिस से इधर भी नहीं आना और x एक्सिस से नीचे भी नहीं जाना। ठीक है, तो ये बस एक ट्रायंगुलर सा रीजन है हमारा, ये एक शेड हो जाएगा पूरा, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना था, हमने तो मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स की, और इसके सामने हमारा फंक्शन आ जाता है जो कि हमारा फंक्शन g ऑफ एक्स वाई है, किसके इक्वल है, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 4y के इक्वल है। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे यहाँ पे 3 बनेंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन रही है हमारी, और ट्राइंगल के 3 कोने हैं या 3 वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस जिसे हम प्लूरल कहते हैं ना, एक होगा तो वर्टेक्स, ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस। अब इसमें देखें, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0.4, एक ये ओरिजिन है 0.0 और एक ये 4.0, तो वो नोट कर लेते हैं हम, 0.4 0.0 और 4.0। अब इन्हें बारी बारी फंक्शन में पुट कर दें। पहले 0.4 पुट करें, तो x की जगह 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 4, तो ये 4 4 16 हो जाएगा। फिर x की जगह 0 इंटू वाई की जगह पे भी आपने 0 कर देना है, तो 0 प्लस 0 तो 0 आ जाता है। फिर x की जगह 4 पुट करना है, 4 इंटू वाई की जगह 0 पुट कर देना है, तो 4 ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 4। अब हम देखें कि हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी या मिनिमम, मैक्सिमम बतानी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है हमारी, यानी सबसे बड़ा आंसर जो है वो कितना आया है, 16 आया है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स वाई इज़ 16, और वो किस पॉइंट पे आ रहा है, 0.4 पे आ रहा है, तो वो पॉइंट भी साथ में आपने बता देना है। तो बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें आपको जो फंक्शन दिया गया ना, आपने उसको मिनिमाइज़ करना है, और इक्वेशंस हमें 2 दी हुई हैं।
इनइक्वालिटीज़ 2 दी हुई हैं और साथ में बताया कि फिजिबल रीजन आपने शेड करना है। सबसे पहले मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 लिखी है, उसमें x0 पुट करके y निकाला है, y0 पुट करके x निकाला है। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे P1 और P2 के नाम से, और टेस्ट पॉइंट निकाल लिया तो वो फॉल्स निकला। उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2 निकालिए। इक्वेशन लिखने के बाद उसमें x0 पुट करके y निकाला, y0 पुट करके x निकाला, और 2 पॉइंट्स Q1 Q2 आ गए हमारे पास। इसका टेस्ट पॉइंट जो है वो भी फॉल्स आ गया है। अब इनको प्लॉट करना है हमने पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट 0 1 हम प्लॉट कर लेते हैं, x0 और y1। y जो है वो इस लाइन के ऊपर होता है और 1 ये है हमारे पास, तो ये हमारा पहला पॉइंट P1 आ गया 0 1। फिर पॉइंट है दूसरा 3 0, x3 है, इसके ऊपर आता है ना x, तो ये हमारा पॉइंट आ गया P2 जिसमें x3 है और y 0 है। उसके बाद Q1 है हमारे पास 0 2, उसकी ये पोजीशन आ जाएगी Q1 0, 2। फिर Q2 जो है वो 2, 0 है, तो ये हमने Q2 को भी लेबल कर दिया। अब P वाले दोनों आपस में ज्वाइन कर देने हैं आपने, और Q वाले आपस में ज्वाइन कर देने हैं। देख लीजिए हमने ज्वाइन कर लिया। अब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थी, यानी जो ये Q वाली लाइन है इसने भी ओरिजिन के दूसरी साइड पे शेड होना है, यानी ओरिजिन की साइड पे नहीं होना, ठीक है। और जो P वाली लाइन है वो भी ओरिजिन के दूसरी साइड पे, ये P वाली लाइन है, इसको भी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे आपने शेड करना है, तो ये वाला इसका एरिया इस साइड पे बनेगा। अब कौन सा एरिया है जो दोनों का कॉमन आ रहा है, दोनों ही उस डायरेक्शन में है, तो वैसे तो ये ऊपर वाला सारा पोर्शन आना चाहिए, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रह के शेडिंग करनी है, तो शेड करते हुए हम यहाँ से शुरू करेंगे और आपने इसी तरह से चलते हुए y की लाइन तक जाना है, और y से इस साइड पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सारा इस तरीके से आपने शेड कर देना है। बस आपके पेज पे जो है वो थोड़ा सा पोर्शन बस नज़र आना चाहिए कि शेड हुआ हुआ है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब क्लोज रीजन नहीं बन रहा ना, ये एक साइड से ओपन है, जितना मर्जी आप इसको आगे शेड कर सकते हैं। तो मैंने इसका बस यहाँ तक थोड़ा सा पोर्शन शेड कर दिया है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से बनते हैं। अगर आप देखें तो इसके यहाँ से शेडिंग वाला पार्ट ही शुरू हो रहा है, यहाँ से एक ये कॉर्नर बन रहा है, फिर एक ये कॉर्नर बन रहा है, फिर एक ये कॉर्नर बन रहा है, फिर यहाँ से ये सीधा हो जाता है। तो 3 कॉर्नर्स हमारे बन रहे हैं। 2 तो हमें पता है जो लाइन के ऊपर है, 0 2 और ये वाला 3 0, लेकिन ये जो बीच में है ना यहाँ पे, ये हमें नहीं पता, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस देखते हैं। एक को नाम दे देते हैं हम 3 का, और एक को नाम दे देते हैं 4 का। ये x + y है, ये x + 3y है, तो x का कोऑर्डिनेट जो कोएफिशिएंट है वो सेम है ना दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को। हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 3 from 4, या 4 from 3 कर लें, जैसे भी। तो 4 मैं ऊपर रख लेती हूँ, x + y = 2, और उसके नीचे x + 3y = 3। अब ये माइनस कर रहे हैं तो नीचे वालों के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। y - 3y करें तो -2y, 2 - 3 करें तो -1। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y आ गया हमारे पास। अब इस y को आपने पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन में, तो मैं इसको 4 में पुट कर रही हूँ। 4 है हमारे पास x + y = 2। अब ये y जो है 1/2 वो यहाँ पुट करें, 1/2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1/2 माइनस कर दें। 2 2 = 4 -1 करेंगे तो ये हमारे पास जो x होगा ना वो आ जाएगा 3/4। आप कैलकुलेटर से भी एलसीएम ले सकते हैं और नॉर्मल आप मैनुअली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास इस पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं, x आ गया है 3/4 और y आ गया था 1/2, 3/2 सॉरी 3/2। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो 3/2 और 1/2 ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को अब आपने बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग दी, आपने फंक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। एक हमारा कॉर्नर पॉइंट 0 2 है, एक जो है वो 3 0 है, तो वो लिख लेते हैं हम पहले 0 2 फिर 3 0, और एक जो अभी हमने फाइंड किया है वो आया है 3/2, 1/2। अब इनको बारी बारी फंक्शन में पुट कर दें। x की जगह 0, y की जगह 2, तो 3 × 0, x की जगह 0 पुट कर दिया, +5 एज इट इज़, और y की जगह 2 पुट कर दें, तो 5 2 ज़ार हमारे पास 10 होता है। इसी तरह से 3 × x की जगह पे 3 पुट कर देना है, 5 × y की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो ये 9 आ जाएगा। फिर 3 × x की जगह पे 3/2 आ जाएगा, प्लस 5 × y की जगह पे 1/2 आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 9/2 प्लस 5 1 ज़ार 5/2। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा। ऊपर 9 प्लस आप 5 कर दें तो ये 14 बनता है। 14/2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इक्वल लगा के 7 लिख लेना है। अब आप देखें कि आपका मिनिमम आंसर आपने फाइंड करना था, तो मिनिमम आंसर कहाँ पर आ रहा है,
ये 10 है, ये 9 है और इसका 7 आएगा, तो 7 छोटा आंसर है ना, तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 7, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज 7। किस पॉइंट पे आ रही है 7? 3/2, 1/2 पे आ रही है। ठीक है, तो ये आपने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।